बुकर टी वाशिंगटन एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे और कहाँ के थे ये? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। वॉज बॉर्न इन अ पुअर निग्रो फैमिली इन 1856, जो कि एक बहुत ही गरीब निग्रो परिवार में पैदा हुए थे 1856 में। हिज अर्ली लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड हार्डशिप्स। उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था और बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा। When he was 9 year old, जब वो 9 साल के थे, he began, तो उन्होंने वर्किंग इन अ साल्ट फर्नेस, उन्होंने एक नमक के फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। एंड लेटर, और बाद में इन अ कोल माइन, उन्होंने एक कोयले की खान में काम किया। कहानी ये शुरू होती जब उन्होंने कोयले के खान में काम करना शुरू किया। तो हेयर यहाँ पर ही हियर्ड अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल के बारे में सुना जो कि हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था। एज ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा वाले, वो एक दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति थे। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू बी एजुकेटेड, तो उन्होंने शिक्षित होने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम किया, बहुत ही मेहनत की। लेटर ऑन, और बाद में ही बिकेम फेमस एज अ सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ निग्रोज। क्या हुआ कि वो बाद में प्रसिद्ध हुए एक समाज सुधारक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में और एक निग्रो के महान नेता के रूप में। ही डाइड इन 1915, 1915 में उनकी मृत्यु हो गई। ही रोट सो मैनी बुक्स, उन्होंने कई किताबें लिखी। बट हीज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आर, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध और जो महत्वपूर्ण आत्मकथाएं थी वो थी अप फ्रॉम स्लेवरी, की दास्ता से ऊपर उठकर, एंड माई लार्जर लाइफ, मेरा लंबा जीवन। दीज वर पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश हुई थी 1901 में और 1911 में। तो ये तो रही बात अबाउट द ऑथर के। अब देख लेते हैं अबाउट द लेसन की, इस लेसन के बारे में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले ब्रूकर टी वॉशिंगटन एज अ बॉय, ब्रूकर टी वॉशिंगटन जब एक लड़के थे, वर्क इन अ कोल माइन इन माल्डन, तो माल्डन के एक कोयले की खान में काम किया करते थे। ही ओवर हियर्ड टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल, तो उन्होंने सुना दो मजदूर कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों को बात करते हुए एक ऐसे स्कूल के बारे में जो कि कलर्ड पीपल के लिए था, यानी अश्वेत लोगों के लिए था। द स्कूल सीम्ड टू हिम टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एंड मोर अट्रैक्टिव दैन इवन हेवन। क्या था कि उस स्कूल के बारे में सुनकर उनको ऐसा लगा कि जैसे ये पृथ्वी की सबसे महान जगह हो और स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षक है। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, उन्होंने कई सारी दिक्कतों का सामना किया। एंड अल्टीमेटली, और अंत में सक्सीडेड गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, और अंत में उन्हें उस इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने में सफलता प्राप्त हो गई। फिर द लेसन इंस्पायर अस, ये लेसन हमें यह सिखाता है या हमें प्रेरित करता है दैट कि वी शुड नॉट बी डिटरेड बाई एनी और डिफ़िकल्टीज़, कि हमें किसी भी विषम परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। एंड हर्डल दैट मे कम इन आवर वे ऑफ रियलाइजिंग एम्बिशन, और हमें अपने जो हमारी महत्वाकांक्षा है उसके रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर एडवर्टाइज ऑफ लाइफ आर लाइक अ डॉक्टर्स पिल विच आर बेटर इन टेस्ट बट स्वीट इन इफेक्ट। क्या कहा उन्होंने कि ये जो एडवर्टाइज ऑफ लाइफ है, जो ये जीवन है, ये इस तरह जीना चाहिए क्योंकि ये क्या है, एक डॉक्टर की दी हुई कड़वी दवा की तरह है, लेकिन इसका जो स्वाद है, इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही मीठा होगा। कहने का मतलब हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, हमें करना चाहिए। ये बुरा तो है लेकिन इसका जो परिणाम होगा वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये तो रही बात अबाउट द लेसन की। अब हमारा अगला सेशन, लेट्स रीड द लेसन। देखते हैं। वन डे while at working in the coal mine,
एक दिन जब वर्क इन द कोल माइन, जब वो खेतों में कोयले की खान में काम कर रहे थे, तो काम करते हुए आई हैपन टू ओवर हियर 2 माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। मैंने चुपके से 2 मज़दूर, कोयले की खान में काम करते हुए 2 मज़दूरों को एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना जो कि अश्वेत लोगों के लिए था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दैट कि आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज मोर प्रिटेंशियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। ये पहली बार था कि मैंने ऐसे स्कूल के बारे में सुना जो कि अश्वेतों के लिए था, और किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में जो शहर के अश्वेत स्कूलों से ज़्यादा आकर्षक था। ये जो वर्ड लिखा हुआ है प्रिटेंशियस, ये मीनिंग नोट कर लीजिए, इसका मतलब होता है आकर्षक। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वे स्कूल का वर्णन करते गए, स्कूल के बारे में बताते गए, इट सीम्ड टू मी, तो मुझे ऐसा लगने लगा, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि ये पृथ्वी की सबसे महान जगह है। नॉट इवन heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia। क्या कहा उन्होंने कि ऐसा प्रतीत, जैसे जैसे वो बताते गए ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा कि ये धरती की सबसे सुंदर जगह है। उस समय मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षक वर्जीनिया का वह स्कूल हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मालूम हो रहा था, जिसके बारे में अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में वे लोग बात कर रहे थे। फिर आई रिजॉल्व एट वंस टू गो दैट स्कूल, मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि मैं उस स्कूल में जाऊंगा। ऑल दो, जबकि आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज, कि मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई अनुमान नहीं था कि वो स्कूल कहाँ पर था, और हाउ मैनी माइल्स अवे, या फिर कितने मील दूर था, और हाउ वॉज गोइंग टू रीच इट, और वहाँ पर पहुँचने के लिए कैसे जाना होगा। फिर आई वॉज ऑन द फाइनल कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, क्या था कि मैं बिल्कुल जल रहा था, मैं ऐसी अग्नि में जल रहा था जो कि मेरी महत्वाकांक्षा थी, एंड दैट वॉज टू गो हैम्पटन, और वो थी कि हैम्पटन जाना है। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, और ये विचार मेरे साथ दिन रात था। फिर इन द फॉल ऑफ 1872 की शुरुआत में आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैंने वहाँ जाने की कोशिश की। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर दैट आई वॉज स्टेरिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूज चेज। फिर क्या हुआ कि मेरी माँ इस भय से आशंकित थी। ये जो वर्ड यह ग्रेव फियर, तो ये होता बहुत बड़े डर, तो बहुत ज़्यादा डर से आशंकित थी, और एक निरर्थक, क्योंकि मैं एक निरर्थक प्रयास करने जा रहा था। आई वॉज स्टारिंग आउट वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेज है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है निरर्थक प्रयास। तो मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मैं एक निरर्थक प्रयास के लिए जा रहा था। एट एनी रेट, किसी भी तरह, आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट, क्या था कि बहुत ही मुश्किल से आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट, बिल्कुल आधे मन से मुझे भेजा गया फ्रॉम हर, उनके द्वारा, एंड दैट आई माइट स्टार्ट, और जो मैंने अपनी यात्रा शुरू की। आई हैड वेरी लिटिल मनी विद
with which to buy clothes. I had very little money, मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे. Wish to buy clothes, उसे कपड़े खरीदता. And pay my traveling expense, और या फिर उनसे अपनी यात्रा का खर्च करता. फिर माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल दैट ही कुड, मेरा भाई जॉन जिसने मेरी मदद की जितना वो कर सकता था. बट ऑफ कोर्स दैट वॉज नॉट ग्रेट डील, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही अच्छा नहीं था या बहुत सही निर्णय नहीं था. फाइनली द ग्रेट डे कम, अंततः वो महान दिन आ ही गया. कौन सा महान दिन था? एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैंने हैम्पटन जाने की यात्रा शुरू की. आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचल, मेरे पास एक सस्ता छोटा झोला था. दैट कंटेन्ड अ फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग, जिसके अंदर थोड़े बहुत कपड़े थे. आई कुड गेट, जितना मैं रख सकता था. माई मदर एट द टाइम वॉज रैदर वीक, उस समय मेरी माँ बहुत ही कमज़ोर हो गई थी. एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनका स्वास्थ्य बहुत ही घट रहा था. कहने का मतलब वो बीमार थी. आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मुझे मुश्किल ही लग रहा था कि मैं उन्हें दोबारा देख पाऊंगा, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी. पता नहीं जब तक लौट के आऊँ वो जिंदा भी रहें या नहीं. तो लेखक कहते हैं कि आई हार्डली एक्सपेक्ट टू सी हर अगेन, ये मुझे मुश्किल ही लग रहा था कि मैं उन्हें देख पाऊंगा. दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, इसलिए जो हमारा अलगाव था वो और भी दुख भरा था. सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, फिर भी वो बहुत ही बहादुर थी कि उन्होंने, लेखक के कहने का मतलब कि कुछ भी हो लेकिन वो बहुत बहादुर थी, क्योंकि वो बीमार थी और अपने लड़के को इतनी दूर भेज रही थी किसी भी तरह हिम्मत करके. फिर हुआ द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स, कि माल्डन से हैम्पटन की जो दूरी थी वो लगभग 500 मील थी. बाय वॉकिंग, पैदल चलकर. बेगिंग राइड बोथ इन वैगन्स एंड इन कार्स, बाय वॉकिंग पैदल चलकर. बेगिंग राइड बोथ इन वैगन्स एंड इन कार्स, क्या हुआ कि पैदल चलकर और लोगों से गाड़ियों व कारों में बैठने की प्रार्थना कर. इन सम वेज, किसी भी तरह से. आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद. आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं कहाँ पहुँचा? मैं रिचमंड शहर पहुँचा, जो कि कहाँ था? वर्जीनिया में, था. अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो कि हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर था. व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पर पहुँचा. टायर्ड, थका हुआ था. हंग्री, भूखा था. एंड डर्टी, और कपड़े गंदे हो चुके थे. फिर इट वॉज लेट इन द नाइट, और काफ़ी रात भी हो चुकी थी. आई नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, मैं कभी इतने बड़े शहर नहीं आया था. एंड दिस रैदर एडेड टू माई माइजरी, और जिसकी वजह से मेरी चिंता और भी बढ़ गई थी. माइजरी में चिंता. व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा. आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, तो मेरे पास पूरी तरह से पैसे खत्म हो चुके थे. आई हैड नॉट एनी सिंगल एक्विटेंस इन द प्लेस, ये जो वर्ड है एक्विटेंस, इसका मतलब जाना पहचाना या कोई रिश्तेदार. एक्विटेंस का मतलब जाना पहचाना या कोई रिश्तेदार. तो आई हैड नॉट अ सिंगल एक्विटेंस इन द प्लेस, मेरा उस जगह पर कोई भी जान पहचान का नहीं था. एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और उस शहर के अनजाने रास्तों पर. आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मैं नहीं जानता था कि कहाँ जाना है. आई आस्क एट सेवरल प्लेसेस, मैं कई जगहों पर मैंने रहने की प्रार्थना की. फॉर लॉजिंग, रहने के लिए. बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वो सभी पैसे मांगते थे. एंड दैट वॉज वॉट आई डिड नॉट हैव, और जो कि मेरे पास नहीं था. नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, आई वॉकड द स्ट्रीट्स, क्या था? जब मुझे समझ में नहीं आया
नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, जब मेरे पास मुझे कुछ करने के लिए समझ में नहीं आया तो आई वॉकड द स्ट्रीट, तो मैं गलियों में चलने लगा। अब यहाँ पर हम मीनिंग्स देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या क्या थी। तो सबसे पहली तो मीनिंग आई बेगिंग राइट्स। क्या था कि इसमें एक आया था बेगिंग राइट्स। तो बेगिंग राइट का मतलब होता है कि बैठने की प्रार्थना करना, बैठने देने की प्रार्थना करना। फिर एक वर्ड आया था वेगन्स। वेगन्स का मतलब होता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सारे वैगन्स में आते हैं। उसके माइजरी, माइजरी का मतलब होता है कि बहुत ही मुसीबत में या दयनीय स्थिति में, तो माइजरी का मतलब हो गया दयनीय स्थिति में। फिर एक्वेटेंस, ये वर्ड मैंने आप लोगों को बता दिया। एक्वेटेंस, एक्वेटेंस का मतलब होता है जाना पहचाना व्यक्ति। फिर वर्ड आया लॉजिंग। लॉजिंग का मतलब होता है ठहरने या रुकने की जगह। तो ये रहा 3 पैराग्राफ। ये 3 पहले वीडियो में हमने पहले पार्ट में 3 पैराग्राफ पढ़ लिया है। और इस वीडियो में अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दिए, तो क्योंकि इसके जो अगले पार्ट हैं वो दूसरा और तीसरा पार्ट वो बहुत ही जल्द आने वाला है, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और स्टडी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप हमें अपनी कोई भी समस्या बता सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा उसका समाधान देने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।